नमस्कार। उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय संविधान के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के भाग 1 में भाग 2 के जिसमें नागरिकता दी गई है, उसमें हमने देखा था कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाएगी। फिर हमने भाग 2 में देखा था NRI, OCI और PIO, उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम भारतीय संविधान की नागरिकता के भाग 3 में देखेंगे कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, NRC है, और जो NPR है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और यह क्या चीजें हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जैसा कि हम जानते हैं भारत में नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं उनको संसद, जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11, उसके तहत एक कानून बनाया गया था। कौन सा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसी 1955 अधिनियम में 2019 के द्वारा संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, संशोधन किया गया था। आइए देखते हैं। और जो 1955 का है, इसमें कब कब संशोधन किए गए थे? एक तो 1986 में किया गया था, 1992 में भी एक संशोधन किया गया था, 2003 में, ठीक है, 2005 में, 2015 में भी किया गया था और 2019 में, सॉरी इसमें 5 को नहीं होगा, 2005। ठीक, तो इसमें जो 2019 का जो अधिनियम है, पहली बार इसमें 1986 में, 92 में भी किए गए, 2003 में भी कुछ संशोधन किए गए, और नागरिकता एक सिटीजनशिप रूल्स आया, वो भी 2003 में आया, 2005 में भी, 2015 में भी थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, जिसमें जो OCI थे और PIO थे, PIO को समाप्त कर दिया गया और OCI बचा रह गया केवल उसकी जगह पे। तो आइए इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। अब ये जो नागरिकता अधिनियम 2019 है, इसके द्वारा इसमें संशोधन की बात कही जा रही है, इसमें बदलाव की बात कही जा रही है। क्या? कि जो इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक, यानी कि हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी और सिख, ये जो 6 समुदाय के लोग हैं, इनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और उपरोक्त 6 धर्मों से संबंध रखते हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और उन पर जो अवैध प्रवासी का जो केसेस चल रहे हैं, जो उन पर रिकॉर्ड वगैरह हैं, उनको भी बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। तो कितने हैं? कितने देश हैं? 3 देश। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो 6 धर्मों, कौन कौन से? एक होंगे आपके हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ये मूलतः ईरान के थे, जैसे कि जो रतन टाटा हैं वह पारसी समुदाय से ही आते हैं, और ईसाई। इन 6 धर्मों को कब तक? 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये व्यक्ति, इन समुदाय के लोग भारत में आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और भारत में, और किसके तहत इनको नागरिकता प्रदान की जाएगी? देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण में क्या होता है कि भारत में जो व्यक्ति 14 साल या 14 में से अगर 11 साल भारत में रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि 14 या 11 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जगह पे, इनकी जगह जो ये नागरिक होंगे, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, ये केवल 6 वर्ष भारत में रहें, 6 ईयर भारत में रहेंगे और इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक मुस्लिमों को छोड़कर, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, और इसका जवाब गवर्नमेंट से पूछा गया कि मुस्लिम क्यों नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा, इन्होंने मुस्लिमों का नाम नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जो धर्म है, जो राज्य का धर्म है वह क्या है? इस्लाम, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इन्होंने कहा कि जो वहां के अल्पसंख्यक हैं उनका धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है, इस वजह से हम उनको भारत की नागरिकता देंगे, इसलिए इसका विरोध हो। मुस्लिम इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे देशीकरण, और किसके द्वारा दी जाएगी? देशीकरण के द्वारा। देशीकरण भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें किसी व्यक्ति को 14 वर्ष या 14 में से पिछले 11 वर्ष अगर भारत में रह रहा हो तो उसको देशीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाती है, ठीक है। अब इसके देखेंगे हम कि अपवाद भी हैं कुछ के इसके। एक्सेप्शन, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कौन शामिल नहीं होंगे, ठीक है। जो आ रहे हैं लोग वह कौन कौन शामिल नहीं होंगे, तो इसमें हम देखेंगे इसमें आप देखिए, एक तो आपके जो 6वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप AMTM से भी याद रख सकते हैं। ये जो
छठवीं अनुसूची के राज्य हैं जो ट्राइबल जो जनजाति से क्योंकि ये जनजाति क्षेत्र हैं इसलिए इनको कुछ विशेष प्रकार की छूट प्रदान की गई है। तो ये राज्य हैं 4। इनमें जो बांग्लादेश से आएंगे, जैसे कि ये देखिए, ये रहा आपका बांग्लादेश, ये देखिए ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अब यहां से लगातार भारत की ओर लोग जाएंगे, तो ये कहां पे जाएंगे? असम। असम में क्योंकि छठवीं अनुसूची में शामिल है तो इनको असम में नहीं रखा जाएगा। जिनको नागरिकता दी जाएगी, जो व्यक्ति आ चुके हैं भारत में, उनको नागरिकता दी जाएगी, वो असम में नहीं रह सकेंगे, ठीक है। त्रिपुरा में नहीं रह सकेंगे, इसमें ये रहा त्रिपुरा, और ये रहा आपका मिजोरम, और ये रहा आपका मेघालय। ये जो 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट हैं, इनमें कोई भी अगर किसी बांग्लादेशी को अगर भारत की नागरिकता दी जाएगी तो वह इन देशों में नहीं बस सकता है, ठीक है। छठवीं अनुसूची को इनसे बाहर रखा गया है। फिर एक और है आपकी इनर लाइन फ्रंट। इसमें हम अपवाद में पढ़ रहे थे। हाँ, एक तो छठवीं अनुसूची के स्टेट शामिल नहीं होंगे, दूसरे कौन शामिल नहीं होंगे? इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट कौन से हैं? ये हैं आपके, एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, एक है आपका नागालैंड और एक है आपका मिजोरम। इसमें जो मणिपुर है उसको भी शामिल करने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो वहां के सीएम हैं, जो मणिपुर की जनता है, वो भी चाहती है कि जो इनर लाइन परमिट है उसमें हमको भी शामिल किया जाए, क्योंकि जो बांग्लादेश से लोग आएंगे वो हो सकता है कि मणिपुर में भी बसें, तो मणिपुर को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिससे वहां की जो संस्कृति है वह ना बिगड़े। तो हालांकि केंद्र ने इनको सकारात्मक जवाब दिया है कि हम आपको भी शामिल करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह शामिल नहीं था। ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश, एक तो ये है इनर लाइन परमिट वाला स्टेट्स, दूसरा ये नागालैंड है, ठीक है। इसमें भी कोई जिस किसी को नागरिकता दी जाएगी वह नहीं रह सकता है। और मिजोरम, क्या कि 1873 में सरकार एक रूल लेके आई कि इनकी जो शिक्षा एवं संस्कृति है वह ना बिगड़े, इसके लिए इन राज्यों में कोई बस नहीं सकता। यदि जैसे आपको जाना हो अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए, या नागालैंड जाना हो, या मिजोरम जाना हो, तो आपको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। कितने भी दिन का आप परमिट ले सकते हैं, 15 दिन का ले लो, 20 दिन का ले लो, 1 महीने का ले लो, अगर घूमने के लिए जा रहे हैं। यदि आप एजुकेशन पर्पज से जा रहे हैं तो आप 1 साल का ले सकते हैं, 2 साल का ले सकते हैं, तो ऐसे ले सकते हैं। लेकिन आपको 6 महीने में इस परमिट को रिन्यू कराना पड़ता है, 6 महीने में आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे रह सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप परमानेंटली नहीं रह सकते हैं। तो ये कौन कौन से इसमें शामिल नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इनर लाइन परमिट है, जो अपवाद हैं, जो नागरिकता है, जो 1955 के अधिनियम में जो संशोधन करके जो नागरिकता अधिनियम 2020, जो नागरिकता अधिनियम 2019 है उसको बनाया गया, उसमें कौन कौन से शामिल नहीं है? एक तो है आपके इनर लाइन परमिट स्टेट्स और एक है छठवीं अनुसूची में। इनमें जो राज्य हैं वह इसमें शामिल नहीं है, उनको जो नागरिक आएंगे वह इन राज्यों में नहीं बस सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
हम देखेंगे मेजर इश्यू क्या है इसका, इतना विरोध क्यों हो रहा है, ये जो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, इसमें पहला तो मेजर इश्यूज, एक तो धार्मिक आधार पर भेदभाव का सरकार पर आरोप लग रहा है, क्योंकि जो नागरिकता अधिनियम 1955 था या अभी तक जो नागरिकता से संबंधित हमारे प्रावधान थे उसमें किसी भी तरह के सांप्रदायिकता का स्थान नहीं था कि आप हिंदू हैं तो ये आ पाएंगे या आप मुस्लिम हैं तो नहीं आ पाएंगे, सबके लिए खुला हुआ था भारत। लेकिन इसमें क्या कहा गया है इस अधिनियम में कि जो 6 धर्म के लोग हैं वह तो आ सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं वह नहीं आ सकते हैं। क्यों? इसका रीजन उन्होंने, सरकार ने बताया कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं उस वहां का राज्य धर्म कौन सा है? इस्लाम है। इस वजह से वहां की जो इस्लामिक जनता है, जो मुसलमान है, उनको धार्मिक उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ता, बल्कि वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म, ईसाई, पारसी, इनको उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इस वजह से इनको भारत में नागरिकता दी जा रही है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है आपका? समानता की बात करता है अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो और आर्टिकल हैं वह नागरिक के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अनुच्छेद 14 है वह विदेशी और देशी सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे कोई विदेशी हो उसको भी आर्टिकल 14 प्राप्त है। तो इसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम हैं, भले सब विदेशी ही मान लिए, जो बांग्लादेश के हैं मुस्लिम हैं और एक और हिंदू हैं, अगर कोई मुस्लिम आता है और देशीकरण के द्वारा अगर वो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको कितने साल रहना चाहिए? 11 साल। और कोई हिंदू है उसको कितने में? 6 साल रहे, 5 साल रहे, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। यह इतना क्यों है, भेदभाव क्यों है? दूसरा कि अगर बांग्लादेश से कोई हिंदू आता है तो उसको तो नागरिकता दे दी जाएगी, उनको तो नागरिकता दे, लेकिन जो पाकिस्तान से मान लो शिया है, कोई शिया हैं, अहमदिया हैं, अहमदिया, जो पाकिस्तान के ये जो मुस्लिम समुदाय हैं इन पर भी पाकिस्तान में अत्याचार होता है। तो फिर जब इनको दी जा रही है माइनॉरिटीज को, तो इनको क्यों नहीं दी जा रही? इस आधार पर भी इन्होंने कहा, इस आधार पर भी इसका विरोध हो रहा है। तीसरा हम देखेंगे तीसरा कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इनमें क्या है कि शुरुआत से ही जो बांग्लादेश हैं वहां से लगातार अवैध प्रवासी आते रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स लगातार आते रहे हैं। तो यह कह रहे हैं कि जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है इसके तहत आ रहे हैं, जो भारत रह रहे हैं, एनआरसी कराया गया था यहाँ पे, तो एनआरसी में कितने थे? एनआरसी में 19 लाख लोगों को भारत का, जो अभी तक एनआरसी कहाँ पे हुई है? सिर्फ असम में हुआ है, असम में हुई है। तो 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हैं, इनमें से 14 लाख हैं
14 लाख। वो कौन है? वो है हिंदू। यानी कि कितने 5-7 लाख लोग कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके राज्यों का कहना है जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे यहाँ पे हिंदू आए, मुस्लिम आए, बौद्ध आए, जैन आए, कोई भी आए, लेकिन हम इनको रहने नहीं देंगे, हम सभी का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ करेंगे, हमारी संस्कृति को नष्ट करेंगे। जब से ये लोग हम यहाँ पर आए हैं तब तक आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। इस वजह से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वह कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको पता हो कि 1979 से 1985 तक असम आंदोलन चला था। जो वहाँ के जो विद्यार्थी थे असम के, उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था और 1985 में हुआ था आपका असम एकॉर्ड। इसके तहत 24 मार्च 1971 से या 24 मार्च 1971 को जो व्यक्ति भारत में आ चुका था केवल वही भारत का नागरिक माना जाएगा। अदरवाइज इसके बाद जो व्यक्ति आएगा वह असम या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें एक और चौथा पॉइंट है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनका क्या कहना है। जैसे कि मैप पे देख लेते हैं। जैसे कि श्रीलंका है, देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका में भी बहुत से तमिल लोग रहते हैं, इनका भी उत्पीड़न होता है। फिर इनको भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी गई? इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? अगर आप किसी को उत्पीड़न के आधार पर ही नागरिकता दे रहे हैं तो यहाँ पे तमिल लोग बहुत रहते हैं, ये इतने ज्यादा परेशान अत्याचार होते हैं कि यहाँ पे जो राजीव गांधी थे भारत के प्रधानमंत्री, उनकी भी हत्या इसी सिलसिले में कर दी गई थी। तो इनको नागरिकता क्यों नहीं दी गई? इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? बात करें इधर भूटान की, भूटान के जो लोग हैं माइनॉरिटीज हो सकते हैं थोड़े बहुत, उनको शामिल क्यों नहीं किया गया है? ठीक है, म्यांमार में है, म्यांमार में रोहिंग्या हैं, उनके ऊपर भी अपराध हो रहा है, उनको शामिल क्यों नहीं किया गया है? इधर हम देखें नेपाल, नेपाल में आपको पता है मधेसी की समस्या है, इनके साथ भी थोड़ा बहुत अत्याचार होता रहता है नेपाल में, इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? ठीक है, इधर जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो अहमदिया मुसलमान हैं उनके साथ काफी अत्याचार होता है, उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? अफगानिस्तान में भी कुछ बौद्ध वगैरह हैं, उनको शामिल क्यों नहीं किया? तो इन आधारों पर इस एक्ट की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम एनपीआर। एनपीआर में क्या है? एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अब ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है, इसके बारे में देखते हैं।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ऐसे व्यक्तियों का डाटा तैयार करता है जो पिछले 6 महीने से भारत में रह रहे हों या आने वाले 6 महीने में भी भारत में रह रहे हों। देश में जो भी प्रत्येक व्यक्ति रह रहा है उसको एनपीआर में रजिस्टर करवाना आवश्यक है। क्यों? इसमें एक तो भारत में जो नागरिक हैं उनको भी रखा जाता है, जो कोई भी भारत में पिछले 6 महीने से रह रहा है उनको इसमें शामिल किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति जो आने वाले 6 महीनों में भी भारत में रहेंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाना है। जैसे कोई विदेशी आया, 1 महीने पहले भारत में आया और उसको आगे भी 6 महीने तक भारत में रहने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसको भी एनपीआर में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि देश के पास अपने यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनका एक डाटा होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। ठीक है, इसके तहत पहली बार ये कब लाया गया था एनपीआर? 2010 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2015 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ? 2010 में, और संशोधन कब हुआ? 2015 में। इसके बाद इसमें जो 2020 का जो एनपीआर है उसमें 21 सूचनाएं मांगी गई हैं। कौन कौन सी सूचनाएं मांगी गई हैं? जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, माता पिता का नाम, पता, प्लेस ऑफ फादर यानी माता पिता का जन्म स्थान का नाम बताइए। तो ये ऐसी 21 सूचनाएं मांगी। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें बताया गया है कि इससे प्राइवेसी का हनन होगा, प्राइवेसी का हनन होगा, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। यह 5 स्तरों पर तैयार किया जा रहा है मुख्यतः। कैसे? एक तो होगा आपका लोकल स्तर पर, लोकल, ठीक है, फिर आपकी जो तहसील वगैरह होती हैं, तहसील, ब्लॉक, इन पे भी तैयार किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी तैयार किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी तैयार किया जा रहा है। ठीक है, फिर राज्य स्तर पर भी तैयार किया जा रहा है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी तैयार किया जा रहा है। यानी ये इन पे तैयार किया जाएगा गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, यानी एनपीआर में कौन कौन होंगे? एनपीआर में केवल ये देखा जाएगा कि भारत में कितने लोग रह रहे हैं, उनका डाटा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एनआरसी। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी क्या है? एनआरसी यह पहचान कराता है कि किसी के देश का नागरिक कौन है, यह अवैध प्रवासी हैं उनकी पहचान करता है मुख्य रूप से। ठीक है, भारत देश में कितने अवैध प्रवासी रह रहे हैं इसकी जानकारी के लिए एनआरसी की बात कही गई। इसको भी कब जो एनपीआर है, जैसे कि एनपीआर कब? एक तो 1955 का जो अधिनियम है, एक्ट, और 2003 में
एक रूल लाया गया था, कौन सा? सिटीजनशिप रूल, सिटीजनशिप रूल 2003। इसके तहत किसको तैयार किया जाता है? एनपीआर को, एनपीआर को। और इसी में कहा गया था कि राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने यहाँ पर नागरिकों का एक डाटाबेस रख सके, यह पहचान कर सके भारत का नागरिक कौन है। इसके लिए एनआरसी करा सकता है, एनआरसी, ठीक है। तो एनआरसी जो केंद्र सरकार है वह केवल 2020 में एकदम न्यू कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई। जो एनआरसी का कॉन्सेप्ट है वो 2003 से ही है। 2003 में ही इसका वर्णन किया जा चुका है कि जो भी अवैध प्रवासी हैं उनकी जांच करने के लिए सरकार एनआरसी करा सकती है। और एनआरसी में जो व्यक्ति शामिल नहीं, इससे ये पता चल जाएगा कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। किसी व्यक्ति से किसी क्षेत्र में सरकार कह सकती है कि जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इस जिले में एनआरसी कराना है, तो उस क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति होंगे वो वैध डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे जो सरकार मांगे। सरकार ने कहा कि जितने भी यहाँ पे भिंड जिले में लोग हैं उनको क्या होगा, उनके पास जितने लोगों के पास वोटर कार्ड होगा वह भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो जितने भी लोगों के पास वोटर कार्ड होगा वह भारत के नागरिक माने जाएंगे, जिनके पास नहीं होगा वह भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। यही कार्य है एनआरसी का। ठीक है, जैसे कि अब एनआरसी और एनपीआर, इनमें कई लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं है। जो एनआरसी है यह रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, और जो एनपीआर है यह ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। या इनको सीधी सी भाषा में कि जो एनपीआर है इसको क्या कहेंगे, लिस्ट ऑफ सिटीजन, और इनको कहेंगे लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन। एनपीआर में कौन होते हैं, यूजुअल जो रेजिडेंट हैं, जो सामान्य रहवासी हैं, उनका डेटा रहता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।